Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a combined session of morning and evening classes, and the objective of this session is to hold uh, Q&A questions and answer session. Some questions will be asked by myself, some questions will be asked by yourself, and together through a healthy discussion, we will try to find out the solutions and some answers of the different queries. So far, we have discussed the Pharmacy Act 1967, the Sin Factories Act 2015, the Sin Shops and Commercial Establishment Act 2015, and we are in the middle of a discussion regarding the Control of Narcotic Substances Act 1997, and that was your course outline. अच्छा इसमें तकरीबन हर सेशन हर एक्ट के एंड में हमने एक कंक्लूडिंग सेशन जरूर किया है जिसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सेशंस सिर्फ मॉर्निंग के साथ किए गए, कुछ सिर्फ इवनिंग के साथ किए गए। इफ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस का क्यूए सेशन मॉर्निंग के साथ नहीं हुआ, और फैक्ट्रीज एक्ट का सेशन इवनिंग के साथ नहीं हुआ। फार्मेसी एक्ट मेरा ख्याल है क्वेश्चंस दोनों सेशन में हो चुके हैं, और कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट रीडिंग फेज में है। मेरा ख्याल है उसमें सिर्फ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फंड्स फंड, हाँ फंड वो छोटा सा यूनिट है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बड़ा चैप्टर है, और कॉन्फिस्केशन का प्रोसीजर 10 मिनट की बात है। वो सब ये चीज़ें बाकी हैं जिसकी हो सकता है मैं आज वीडियो बना दूं, वरना फिर कल थ्रू डिस्कशन इसे कवर कर लेंगे। कोर्स कंप्लीट। तो इस वक्त आपके पास जिस किस्म के भी क्वेश्चन है किसी भी एक्ट से कोई भी चीज है तो यू कैन डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है दिस सिन फैक्ट्रीज एक्ट 2015 से। सिन फैक्ट्रीज एक्ट, अच्छा मैं स्क्रीन पे निकाल लूं से सिन फैक्ट्रीज एक्ट। जी जी सर उसके अंदर सेक्शन नंबर 26 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो वैक्सीनेशन की अमाउंट है वो मतलब वैक्सीनेशन जो है वो फैक्ट्री के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। मतलब वर्कर से वो उसके चार्जेस नहीं लेगा। चार्जेस तो नहीं सर लेगा। फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो कहाँ से लाएगा? नहीं नहीं, फैक्ट्री के मैनेजर को इस तरीके से दिया गया है कि फैक्ट्री का मैनेजर या अकोपायर, एक मिनट में वो टेक्स्ट निकाल लेता हूँ, ये सेक्शन 28 है। ठीक है 26, ठीक है, कंपलसरी वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन, इसकी बात है ना। जी सर। अच्छा, अब आप ये देखें कि जिसकी आप बात करें वो यहाँ पर लिखा हुआ है, शैल बी बाउंड बाय द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अब इसको इस तरीके से नहीं, इसको समझने के लिए चलिए डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि मैनेजर आप किसे कह रहे हैं और ऑक्यूपायर किसे कह रहे हैं। जनरली आप कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री के तमाम मामलात का जिम्मेदार है, ये उस मैनेजर की बात नहीं हो रही जिसे हम उर्फ आम में प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं या ऑफिसर इंचार्ज टाइप के कहते हैं। वो अपनी जेब से डेफिनेटली नहीं देगा, ये फैक्ट्री के अकाउंट से ही जाएंगे। पहले मैं कोशिश करता हूँ मैनेजर की डेफिनेशन ढूंढने की, अगर मुझे मिल जाती है तो। नहीं, मैनेजर की डेफिनेशन नहीं है। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन हम देखते हैं। ऑक्यूपायर, ये देख रहे हैं आप, ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री, वहाँ पर वर्डिंग कहते हैं ऑक्यूपायर और मैनेजर। ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री का मतलब है कि पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, provided that where the affairs of a factory are entrusted to a managing agent, such agent shall be deemed to be the occupier of the factory। इसको आप इस तरीके से लें, अगर हम इस टेक्स्ट को देखें तो फैक्ट्री के जितने मामलात हैं, बड़े डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, उन तमाम मामलात का जिम्मेदार या तमाम मामलात के डिसीशंस ये साहब लेंगे, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री कह रहे हैं। आसान अल्फाज में हम इसे, बहुत आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि जहाँ पर एक ओनर होता है, मालिक होता है फैक्ट्री का, या तो वो खुद होगा या वो सीईओज हायर करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, मेरे ब्याह पर तमाम मामला तुम देखो, मुझे सिर्फ अकाउंट्स की डिटेल दे देना। या एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि मामलात को अपनी मीटिंग में तय करता है।
इस तरह की चीज़ें होती हैं। इन शॉर्ट अगर ये इम्प्रेशन है कि कोई भी शख्स कोई ये मैनेजर अपनी जेब से ये पे करेगा, तो नहीं, वो इम्प्रेशन सही नहीं है। उसको आप ऑक्यूपायर की टर्म में कैरी कीजिएगा। और इन शॉर्ट ये फैक्ट्री अकाउंट से ही बेयर होगा, किसी की जेब से नहीं जाएगा। जी सर, मतलब ये फैक्ट्री अकाउंट से जाएगा। हाँ हाँ, फैक्ट्री अकाउंट अच्छा से सर, आएगा इसके अंदर हाँ सही है। सर, इसके अंदर दूसरा सवाल है कि वर्कर की डेफिनेशन के अंदर जो है वो क्लेरिकल इंक्लूड है। ठीक है। तो सर, अगर फैक्ट्री के अलावा कहीं पर क्लेरिकल स्टाफ काम कर रहा है तो उस पे ये एक्ट अप्लाई होगा या कुछ और, या शॉप एंड कमर्शियल एक्ट अप्लाई होगा? नहीं, इसमें इसको हम वर्कर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमने ब्रेक डाउन किया था वर्कर की डेफिनेशन का, तो उसमें हमने बात ही की थी कि पर्सन एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उस जगह पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स लीगल स्टाफ। इसको आसान अल्फाज हम क्यों कह लें कि वो जगह जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और वो फैक्ट्री डिक्लेयर हुई हुई है, तो वहाँ पर क्लेरिकल स्टाफ भी है, उसे भी आप वर्कर की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि जब आप देखेंगे 1934 का फैक्ट्रीज एक्ट, उस कंपेयर अगर आप करें तो उसमें क्लेरिकल स्टाफ को एक्सक्लूड किया था। अब 2015 में जब सिंध गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, ये एक्ट पास किया, तो इसमें क्लेरिकल स्टाफ को इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि फिर उसमें जो वर्कर्स को जो बेनिफिट मिल रहे थे, खास तौर पर ओवर टाइम के बेनिफिट्स, क्योंकि आमतौर पर ये होता था कि मैनेजरियल स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है, तो उसको ओवर टाइम पे नहीं किया जाता था, किसी वजह से होता था कि नहीं, आप पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, मुख्तलिफ मसाइल आते थे। आपने देखा होगा इसी एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में ही एक जगह मौजूद है पेमेंट के हवाले से, जहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया है, इसमें है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में, तो उधर इस किस्म के मसाइल आए थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ को यहाँ से कवर कर दिया कि अब क्लेरिकल स्टाफ भी वर्कर की कैटेगरी में शामिल होगा। फिर अभी मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, वर्कर वेलफेयर फंड अलग बना है, ईओबीआई का सिलसिला अलग है, तो उस वजह से भी वर्कर के स्कोप को थोड़ा एनहांस किया गया है। बस ये वजह है। वर्कर यानी कि अगर आप इस डेफिनेशन को देखें, हर वो प्लेस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, और अगर वो फैक्ट्री की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, तो क्लिनिकल स्टाफ भी वर्कर ही कहलाएगा। जी सर। सर, अगर फैक्ट्री नहीं होगी तो फिर हम उस पे उसको ये बेनिफिट नहीं देंगे, हाँ, मतलब इस अगर तरह क्लेरिकल बिल्कुल, स्टाफ हाँ, को? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर फैक्ट्री नहीं है तो वो वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं है तो बस ठीक है, फिर वो सिंपल एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय है तो फिर आप शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, अब वहां पर थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट आता है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या है और फैक्ट्री क्या है, इसमें कोई फर्क है? फैक्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने देख ली है। अगर अभी मैं इसको निकाल सकूं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट याद आ रही है ना? इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। जी सर। देखता हूँ अगर अभी आ जाए, या आप लोग अगर मुझे अभी जल्दी निकाल के दे सकते हैं तो। इस्टेब्लिशमेंट है इधर, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये रहे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री के फर्क को जरा से देख लेते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप, अदर इस्टेब्लिशमेंट, वर्क ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, treating any article substance to such a industrial establishment। अच्छा, अब इससे अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, एक तो आखिर में तो खैर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर करेगी या किसी फैक्ट्री डिक्लेयर करेगी, लेकिन जनरली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन ये कह रही है कि हर वो जगह जहाँ मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग वगैरह हो रही है। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ वर्कर्स की जब बात नहीं हो रही और मैन्युफैक्चरिंग की टर्म इधर इस्तेमाल नहीं की गई है।
मतलब कि आप जीरो से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। जबकि फैक्ट्री की डेफिनेशन में सामने लेकर आ जाता हूँ। फैक्ट्री की डेफिनेशन में मतलब कंटिन्यूएशन में ही लिखा हुआ है, अलग से नहीं, कंडीशन नहीं है। 10 और मोर वर्कर्स हैं, 12 महीने में काम कर रहे हैं, और जहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंडक्ट किया जा रहा है पावर के साथ। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में ये तकरीबन वही सेंटेंस है जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लिखा हुआ है। फॉर मेकिंग, कहाँ गया ये वाला, इसको आपने देख लिया। मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग विद अ व्यू टू यूज, सेल, डिस्पोजल, कैरिड ऑन। और यहाँ पर भी तकरीबन यही वर्डिंग लिखी हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हवाले से। अच्छा, तकरीबन सेम है। अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है? एक नंबर ऑफ वर्कर्स का फ़र्क आ रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री एक्ट में डिफाइन है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में डिफाइन नहीं है। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ये मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग वगैरह तो मौजूद है। ये देखें, सिन फैक्ट्रीज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सारी डेफिनेशन मौजूद है। सिन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक जुमला आ गया, टू अ कस्टमर। फैक्ट्री में आप मेकिंग, अल्टरिंग सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ और सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कस्टमर ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में कस्टमर ओरिएंटेड काम हो रहा है। अब आप इसको इस तरीके से लेकर आ जाएं कि आप कहीं कपड़े सिलवाने जा रहे हैं, या किसी किस्म का कोई रिपेयर का काम है, घर में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो ख़राब हो गया, उसे आप सही कराने जा रहे हैं, तो यकीनन जहाँ पर आप सही कराएंगे और वहाँ पे मेकिंग, वहाँ पे यकीनन आप मेकिंग, अल्टरिंग हो रही है, तो उसे आप इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की तो कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन आप उसे फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा फर्क आएगा। ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, कस्टमर की बेसिस पे फर्क आएगा और नंबर ऑफ वर्कर्स की बेसिस पे फर्क आएगा। वरना अपेरेंटली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री की डेफिनेशन ओवरलैप कर रही हैं। इन दो डिफरेंसेस को याद रखिएगा। जी सर, एक कस्टमर का और दूसरा नंबर ऑफ वर्कर का। नंबर ऑफ वर्कर्स की बेसिस पे आप फैक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे 10 या 10 से ज़्यादा। 10 से कम है तो वो फैक्ट्री एटलीस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें पावर इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर पावर भी इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, फैक्ट्री की डेफिनेशन में यहाँ पावर का लिखा हुआ है, एक कंटिन्यूएशन में ये, ऑन विच, ऑन विद और विदाउट द एड ऑफ पावर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, सिंपल एक और एग्जांपल देते हैं। रिसेंटली एग्जांपल है, घड़ी है, घड़ी का सेल खराब हो गया ना, घड़ी चलना बंद हो गई है। आप उसे लेकर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है, चेन टूट गई या कुछ भी हो गया, सेल चेंज करा रहे हैं या पॉलिश करा रहे हैं, कुछ आल्टरिंग में आ जाएगा, रिपेयरिंग में आ जाएगा, कोई ऐसा सिलसिला आ जाएगा, उसे शायद आप इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में तो ले जाएं आप, फैक्ट्री बहरहाल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस काम के लिए आपको किसी किस्म की पावर की जरूरत नहीं। स्क्रू ड्राइवर लिया, खोला, बैटरी लगाई और बात खत्म। ठीक है, इन दो तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर डिफाइन है, फैक्ट्री में एड ऑफ पावर की बात है कि पावर इस्तेमाल करेंगे या पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा ये कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। जबकि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस कस्टमर ओरिएंटेड है और वहां नंबर ऑफ वर्कर डिफाइन नहीं है। ठीक है, जी सर, ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा कोई और इसी में से या किसी और जगह से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो उसमें से ठीक नहीं है, है। ठीक है। बाकी कोई और अगर पार्टिसिपेट करना चाहे डिस्कशन में, किसी किस्म की कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन द फैक्ट्रीज एक्ट से ही है। आपने एक सेशन में कहा था कि जो रीपैकिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं आएगा? ये आपने क्वेश्चन पूछा ठीक स्टूडेंट है, से। ठीक है। तो सर इसका आंसर आप ही दे दें कि रीपैकिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या नहीं? इसमें देखें अगेन हम इस क्वेरी के जवाब के लिए हम ये डेफिनेशन से ही डेफिनेशन को रेफर करते हैं, इधर से ही इसका जवाब मिलेगा। ओके फैक्ट्री सर। हम उसे कह रहे हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ रीपैकिंग का तस्करा है या नहीं है। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मेकिंग, अल्टरिंग, ओके। रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग और पैकिंग, ठीक, or otherwise treating any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery और disposal। अगर हम स्पेसिफिकली रीपैकिंग का वर्ड इस्तेमाल करें तो वो रीपैकिंग का वर्ड तो हमें नहीं मिल रहा। यस सर। ठीक है, तो पहला एक इंस्टेंट जवाब तो ये आना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि हमें वर्ड नजर आ रहा है अल्टरिंग का, अल्टरिंग का नहीं तो चलें रिपेयरिंग का। चेंज। यस। रिपेयरिंग, रिपेयरिंग किस चीज की होती है? रिपेयरिंग उस चीज की होती है जो ऑलरेडी कस्टमर ले चुका है, या वो चीज सेल हो चुकी है या बन चुकी है, एक दफा बन चुकी है। अब उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आया, तो आप बना के अगर पैक कर चुके हैं तो, और उसमें फिर कस्टमर ने यूज किया, पैकिंग खुल गई, अब आप उसे रिपेयर के लिए वापस लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप रिपेयर करने के बाद हो सकता है पैक करके वापस करें। तो मेनली हम यहाँ से इसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रीपैकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शायद आए या ना आए, लेकिन इसमें आमतौर पर ये होता है कि रिपेयरिंग मास लेवल पर होती नहीं है। या तो कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ये प्रॉब्लम होती है गाड़ियों में या फार्मास्यूटिकल्स में यस सर। कि बैच में प्रॉब्लम है, बैच में प्रॉब्लम है, पूरा पूरा बैच रिकॉल होगा। बैच रिकॉल होगा, फिर उसके बाद जब आप उसे रीपैकिंग कर रहे हैं तो रीपैकिंग के दौरान में आप उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल्स में खास तौर पे कि आप उसी को रीप्रोसेस करके वापस मार्केट कर दें, नो। तो वो फिर रीपैकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब जहां से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं रिपेयरिंग, क्योंकि रिपेयरिंग इसकी नहीं होगी। इसी तरीके से गाड़ियां या कोई भी चीज है, उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, वो नया मॉडल नई चीज ही दी जाएगी। तो रीपैकिंग जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कवर नहीं हो रहा। ओके सर। सर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन जी, 5 में से, जिसमें पावर टू अप्लाई प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज टू सर्टेन अदर प्लेसेस। 5 में, ठीक है, सेक्शन 5। यस सर। ठीक है, इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर करे कि वो एज अ फैक्ट्री है या नहीं है। और गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 5 वर्कर्स या उससे ज़्यादा या उससे कम या उसी जितने इक्वल उसमें उसको ठीक है, फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती है। तो ठीक है, जब इससे पहले जो एक अमाउंट हमने पढ़ी कि 19 या 20 से ज़्यादा होंगे या 10 से ज़्यादा होंगे, तो वो फिर फिक्स डेफिनिशन तो ना हुई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है, तो इसका थोड़ा-सा क्लियर करें कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकती है। तो वो डेफिनिशन हम उसे फिक्स मानेंगे या क्या करेंगे? या हम गवर्नमेंट को, जैसे अगर मैंने फैक्ट्री ओपन करनी है, मेरे पास 6 वर्कर्स हैं, तो मैं उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन दूँ और उनसे कहूँ कि मेरे इतने वर्कर्स अप्रूव कर दें, तो ऐसा होता है? या अ, मुझे 10 के करने हैं, इस तरीके से? देखिए इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि जब भी हम किसी किस्म का कोई रूल बनाते हैं, तो कोई भी रूल लॉ एब्सोल्यूट नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश ओके सर। रखी जाती है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, हमें नहीं पता आगे किस किस्म के सर्कमस्टेंसेस आने। एक डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ जो कि आप लोगों से रिलेटेड है, अटेंडेंस के प्रिंसिपल्स। इस वक्त भी आज की तारीख में भी स्टैंडिंग प्रिंसिपल है टू अटेंड 75% ऑफ द लेक्चर्स एंड लैब वर्क। ठीक है, फार्मडी रेगुलेशन ओके 2005 सर। में आज भी ये मौजूद है। लेकिन चूंकि पेंडेमिक की सिचुएशन आई, चीज़ें ऑनलाइन गई, तो एचईसी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ अपने रूल्स या अपना तरीक़ाकार खुद वज़ा कर ले कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है। तो उसमें जहाँ बहुत सारे रूल्स अमेंड हुए, इन पर्सन अटेंडेंस को रिलैक्स किया, कुछ लोगों ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एलएमएस फॉलो किया, कुछ ने एलएमएस फॉलो नहीं किया, उसी में ये अटेंडेंस का भी सिलसिला हुआ। राइटिंग में इस वक्त कहीं नहीं है ये, राइटिंग में एटलीस्ट नहीं है, कम से कम एटलीस्ट ये वाला नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द अटेंडेंस। लेकिन चूंकि एक पावर दे दी गई है कि वाइस चांसलर्स
तमाम वाइस चांसलर्स अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो उस लिहाज से वो हमने कवर कर लिया। तो इस ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये पावर्स दी जाती हैं। अब फैक्ट्री की तरफ स्पेसिफिकली आ जाते हैं। देखिए बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जब फैक्ट्री का स्टेटस है फैक्ट्री का स्टेटस है तो कम से कम अगर फाइनेंशियल क्रंच में कोई कंपनी आती है, तो बैंक लोन की तरफ अगर उसे जाना होगा, अगर बैंक लोन की तरफ से जाना हो तो फैक्ट्री के स्टेटस में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से कहीं पर अगर वर्कर के बेनिफिट की बात करेंगे तो फैक्ट्री का अगर आप स्टेटस कहीं पर देते हैं, तो उसके बेनिफिट्स डिफरेंट हो जाते हैं। अगर फैक्ट्री का स्टेटस नहीं मिला हुआ, तो उसके बेनिफिट्स मैं कुछ और पहले एक चीज देख रहा था कि यहाँ पे 2 मरतबा वो आई, जैसे 2 मरतबा आई ये दिख रही है फॉर्मिकोजोल, ये किसमें आ रही है? फिर मैंने चेक किया कि मीथानॉल और अल्कोहल में आ रही है, फॉर्मिकोजोल में नहीं है, ये इसका मतलब है। ये सवाल नहीं नहीं मुझसे नहीं पूछा जा रहा है? ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है या आपस का डिस्कशन है? क्लियर करने की कन्फ्यूजन है मुझे। ये सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं बीच में या आपस का डिस्कशन आगे है? ठीक है, कोई जवाब नहीं। मैं फिजिकल क्लास में भी बोलता हूँ कि बोर्ड पे सिर्फ वो बंदा आया करे जिसमें हिम्मत है क्लास को फेस करने की। बोर्ड पे सिर्फ वो खड़ा हो सकता है। सेशन में माइक पर सिर्फ वो आए जो 100 लोगों के सामने अपनी बात को ऑन कर सकता है, वरना माइक पे आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल फैक्ट्री के हवाले से मैं ये करता कि कहीं पर फाइनेंशियल क्रंच के हवाले से बात होती है, वर्कर के बेनिफिट की बात होती है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि काम की नौयत ऐसी होती है कि जिसमें आपको बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स काम करना पड़ता है। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे आप, तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कांट ऑपरेट बियॉन्ड 8 पीएम। फैक्ट्रीज की कोई टाइमिंग नहीं है, उसे कोई टाइमिंग नहीं है, तो उनमें आप जा सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास एक और पावर है इसी सेक्शन 5 में, ये कि ज़रूरी नहीं है, सॉरी 6 में, कि ज़रूरी नहीं है कि एक फैक्ट्री को ही आप फैक्ट्री के तौर पे ट्रीट करें। आप किसी फैक्ट्री के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी फैक्ट्री के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, किसी एक प्रीमिसेस को भी फैक्ट्री के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यूँ समझे कि अनफोर्सिंग हुँ। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये पावर रखी गई है। अच्छा, जब आप फिर ये सवाल था कि हम किस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो हम फ़ॉलो करेंगे जो डेफ़िनेशन में आ रहा है जनरली। जब भी आप एप्लीकेशन देते हो फैक्ट्री का स्टेटस हासिल करने के लिए, तो आपके पास 10 वर्कर, वही जो चीज़ें लिखी हुई हैं, 10 वर्कर होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 12 महीने के अंदर-अंदर होना चाहिए। ये 5 वर्कर्स की बात, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं और ये भी गवर्नमेंट अपने पास रखी है। और वो भी इसे रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 वर्कर्स की बेसिस पर फैक्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाए और जो इंडस्ट्री के बेनिफिट्स आते हैं, उन इंडस्ट्री के बेनिफिट को कुछ लोग इस्तेमाल करें, मिसयूज़ करें। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, सब्सिडी की आपने टर्म सुनी होगी, कंसेशन रेट की टर्म सुनी होगी। ये भी सुना होगा कि जैसे इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर डिमांड कर रहा है कि चूंकि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं पेंडेमिक की वजह से, दुनिया में काम बहुत कम हो रहा है, एकदम से हमारे पास ऑर्डर्स आए थे, इसकी वजह से थोड़ा टेक्सटाइल में रिवाइवल आया था, तो बिजली की कीमतें ज़रा हमारे लिए कम कर दें, इंडस्ट्रियल टैरिफ को रिड्यूस कर दें। तो इंडस्ट्रियल टैरिफ रिड्यूस होगा, बल्कि वो तो जीरो रेटेड की तरफ जा रहे हैं कि हम पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो हमसे ले ली जाए, मतलब जो एक्चुअल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ अगर अप्रूव करती है, तो वो किसके लिए होगा? वो इंडस्ट्रीज के लिए होगा। तो हर वो जगह जिसे इंडस्ट्री का स्टेटस मिला होगा, वो इससे फ़ायदा उठाएगी। तो इसको इस तरीके से लें कि जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्री के लिए किसी किसी के बेनिफिट अनाउंस करते हैं, वो फैक्ट्री के लिए आते हैं, जिसके पास स्टेटस होगा वो उस बेनिफिट का फ़ायदा उठाए। ओके सर, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है जी, ये फार्मेसी एक्ट से रजिस्ट्रेशन के हवाले से। सर जी, हम आप जो प्रोसीजर डिस्कस कर रहे थे थोड़ा डिटेल में प्रोसीजर डिस्कस हुआ था हमारा। तो आपने एंड में ये बात कही थी कि हमें अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी पड़ती है ना? तो ठीक, जब ये सारा वर्क हो जाता है सेक्शन 26 ठीक है, सही। ठीक है सर, ये हमारी डिस्कशन हुई थी, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रही। आपने ऐसे बताया था कि हम पास आउट होते हैं, हमें डिग्री मिलती है, फिर हम काउंसिल ऑफिस जाते हैं और फॉर्म कलेक्ट करते हैं, फिर डिटेल्स लेते हैं, इस तरीके से बात हो रही थी। तो सर वहाँ पे जो डिग्री की वेरिफिकेशन है, पास आउट होने के बाद हम मतलब
डायरेक्ट वेरीफाई करके उन्हें नहीं दे सकते, वो हमें सील एनवेलप में देंगे फिर ही हम वेरीफाई करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। वजह ये है कि देखें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए शर्त क्या है? एक शर्त है कि उसके पास, कि कैंडिडेट के पास डिग्री, फार्मेसी की डिग्री हो और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से हो। अगर हम कैंडिडेट के ऊपर छोड़ देंगे तो कैंडिडेट तो कुछ भी, मतलब चांसेस हैं कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसिल्स ये करती हैं कि आपसे तमाम डॉक्यूमेंट्स ले लिए और कंसर्न, सबसे पहले तो देखा जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास है वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। अगर है तो उसका फिर वो डिग्री वेरीफाई कराते हैं कि वाकई इस बंदे को जनरली डिग्री अवार्ड हुई है, टेबुलेशन शीट में इसका प्रॉपर नाम है या नहीं है। तो वो भेजेंगे कंसर्न यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन के लिए। अब बीच में जो प्रैक्टिस, मैंने फिर बीच में प्रैक्टिस शेयर की थी कि मेरे साथ भी ये हुआ था 2002 में जब पहली दफा मैंने कराई थी। और रिकॉर्डेड सेशन ऐसे बताने मुझे कोई यार महसूस नहीं था, बल्कि जिस फोरम पे होगा मैं ये बताऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक आखिरी मेरी बात 2019 में स्टूडेंट से हुई है। एक ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, खुद नहीं भेजते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं कि ये आप खुद करा के ले आइए, वरना अगर हम भेजेंगे तो उसमें लगेगा टाइम। तो एक सील्ड एनवेलप दे देते हैं आपको। उस सील्ड एनवेलप में एक लेटर होता है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के नाम पर। एक रिक्वेस्ट होती है कि ये मेरे पास डिग्री आई है तो काइंडली से वेरीफाई करके सील्ड एनवेलप में वापस कर दें। और वो कैंडिडेट के थ्रू कराते हैं तो कैंडिडेट का चूंकि अपना इंटरेस्ट है इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं कराता, वो जल्द असल करा के दे देता है। एक्चुअली ये काम फार्मेसी काउंसिल का है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस कम से कम सिंध में नहीं हो रही तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते। मेरा ख्याल है शायद इसी तरीके का आपका सवाल था, या शायद मैं मिस कर गया हूँ। जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि सील्ड एनवेलप में ही जाना ज़रूरी है जी जी, या वो वो जरूरी है। फार्मेसी काउंसिल की तरफ से ही जाएगा? वो तो सर फार्मेसी जो काउंसिल, ग देखें वो जी, फार्मेसी जी। काउंसिल की तरफ से जाएगा। फार्मेसी काउंसिल वाले अगर आपको एनवेलप भी देंगे तो वो सील्ड एनवेलप होगा, फार्मेसी काउंसिल की स्टैंप लगी होगी और वो कंट्रोल एग्जामिनेशन ही ओपन करेगा। अगर आप बीच में ओपन और कर जो लेंगे, दोबारा हुँ, बंद कर लेंगे, तो फिर फार्मेसी काउंसिल की स्टैंप कैसे लेके रहेंगे? जी सर। और वहाँ से जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलेगा वो भी इसी तरीके से वो होगा? भी उस कभी उसके अंदर एनवेलप देते हैं, कभी ऐसा करते हैं कि ओके यूनिवर्सिटी की तरफ से सील एनवेलप ला के दे देंगे। तो यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगी होगी तो सील एनवेलप पे, जहाँ पे सील होती है ना, जहाँ पे क्रॉसेस होते जी हैं, सर। एक दो जगहों पे स्टैंप लगा के दे देंगे। अच्छा। ओके सर, एक फाइनेंस से क्वेश्चन था सेक्शन 16। सेक्शन 16 जी। सर फाइनेंस से क्वेश्चन था कि हम ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल काउंसिल के लिए जो फंड्स आते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही देती है। इसी तरीके से जो प्रोविंशियल के लिए आएँगे तो सर इतनी बड़ी काउंसिल है और अगर हम फार्मेसी जैसे आप कहते हैं फीस से मतलब जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस वो ही इनके फंड्स में या वो ही इनके फाइनेंस में आती है। ये छोटी-सी डिस्कशन थी, छोटा-सा ही जी सेक्शन है। जी तो जी सर जी। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी काउंसिल है, इतने सारे मेंबर्स हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी हैं। मतलब इनको इनकी सैलरीज़ भी इतनी ज़्यादा होती होंगी। सैलरीज़ के अलावा जो फंडिंग है, जो काम करने का है, वो इतनी सी फीस में हो जाता होगा? क्योंकि फीस तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ₹1000 आप बता रहे थे। हाँ, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। अ, अब इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की कोई सैलरी, कोई रिम्यूनरेशन नहीं है। चाहे 17 मेंबर हो, 25 मेंबर बना दें, 5 मेंबर बना दें, सी सैलरीज़ नहीं ऑनरेरी मिलती? नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलती। जो एक्स ओके। ऑफिशियो मेंबर है उस एक्स ऑफिशियो मेंबर को अपने डिपार्टमेंट से सैलरी मिल रही है। जो नॉमिनी है, नॉमिनी को काम करने के पैसे नहीं मिलते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब किसी विजिट पे जाते हैं तो उस विजिट के दौरान टीए डीए दे दिया जाता है। डेली अलाउंस मिल जाएगा कुछ, अभी मुझे एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, काउंसिल टू काउंसिल वेरी कर रहा है। ये भी आप वेबसाइट पे जाइएगा ना फार्मेसी काउंसिल की, इसमें बायलॉज मौजूद हैं। उन बायलॉ में मेंशन है कि जो सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल है वो मतलब रिक्वेस्ट करेगा कि कितनी कितनी पेमेंट होनी है। वो वेरी करेगा कि किस ईयर कितना डेली अलाउंस मिले, कितना ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है। ट्रैवल अलाउंस नॉर्मली एट एक्चुअल मिलता है, एट एक्चुअल मिलेगा। अगर एट एक्चुअल नहीं, एवरेज करना पड़ेगा। तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एवरेज रेट कितना है। कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो एयर फेयर एवरेज कितना होगा, पीआईए के बेसिस पे सारी बात होगी। दूसरी तरफ जो फंड्स आते हैं, फंड्स में देखिएगा कि प्रोविंशियल काउंसिल का सोर्स ये रजिस्ट्रेशन ही है। रजिस्ट्रेशन फीस और इसके साथ फिर आप देखिएगा कि अब रिन्यूअल फीस है।
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी आप लोग भी जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो देखिएगा आपका नंबर क्या आता है, 11,000 में आता है या 14,000 में आप लोग का नंबर आएगा, इस तरह कोई आएगा। मैं मेरा 2337 मेरा नंबर है। तो आप लोग अभी इसी तरीके, आप लोग का थोड़ा इसके बाद का नंबर होगा, काफी बाद का नंबर होगा, पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो इनसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि अमाउंट कितना है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो हैं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सिर्फ जो सेक्रेटरी है या ऑफिस का स्टाफ है जो प्रॉपरली मौजूद होना चाहिए, सिर्फ वो स्टाफ ऐसा होगा जिसकी सैलरी गवर्नमेंट के पास से जारी होगी। और चूंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो वो उनकी सैलरी इस फंड से नहीं जाएगी, उनकी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी। तो इस फंड से फिर बचा क्या, इस फंड से सिर्फ ये चीजें बची कि आप जो मेंबर्स के लिए मीटिंग हो रही है, ट्रैवलिंग है, उसे कवर कर लेंगे, या जो रूटीन ऑफिस वर्क है वो वहां से मैनेज होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लोग फिर दोबारा देखें, वो मुझे भी याद आ रहा है, उस सेशन में शायद मैंने एक और स्क्रीन पे दिखाया था डॉक्यूमेंट की फीस कितनी है सेंट्रल काउंसिल के लिए जब आप विजिट यस कर सर, रहे होते हैं। जब आप विजिट करते हैं तो मेरा 5 ख्याल है लाख, यस सर, 5 लाख भी है, 3 लाख भी है, यस सर, प्लस अब ये पिछली काउंसिल के टेन्योर से पेनल्टीज को जरा अच्छा खासा हाईलाइट किया गया है। और सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग में जो फिगर शेयर किया था, ही वाज टॉकिंग अबाउट 20 करोड़ रुपीस, 200 मिलियन की बात कर रहे थे कि फाइन की मद में इतने पैसे जमा किए। और अब जो टेन्योर आ रहा है इसमें अब ये चीजें और बढ़ेंगी। दूसरा आप ये देखिएगा, आप लोगों ने डेफिनेटली, आप मेजॉरिटी ने वेबसाइट विजिट की होगी, तो एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम की। फार्मेसी टेक्नीशियन यस प्रोग्राम सर, पंजाब और केपीके में तो फुल फ्लैश चल रहा है और इंक्रीज हो रहे हैं। इस वक्त भी जो मेरे सोर्सेज हैं फार्मेसी काउंसिल में, उन्होंने बताया कि तकरीबन 35 प्लस फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के फार्मेसी टेक्नीशियन इंस्टीट्यूशंस के विजिट दिए हुए हैं इसी साल, बल्कि बिफोर जुलाई। सिंध में भी सिंध फार्मेसी काउंसिल कोशिश कर रही है कि शायद रिवाइव कर दें इस प्रोग्राम को, देखें क्या सिलसिला होता है। फिर इसकी फीस देखिएगा, इसकी फीस कितनी आती है, तो एक अच्छा खासा एक अमाउंट बन जाएगा। प्लस ठीक है एक सर, और चीज़ है कि जैसे आप लोगों ने और भी देखा होगा कि सिर्फ एक दफ़ा का विजिट नहीं है, जितने एनओसीज हैं, जिनको एनओसी दिया हुआ, उनके 3 विजिट्स हैं। स्टार्ट जी ऑफ सर, प्रोग्राम से, फिर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद है, फिर फाइनल ईयर पर है। तो 3 विजिट्स हैं, फीस अलग अलग है, तो अब अच्छे खासे पैसे हैं इनके पास। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सर जब हमें ए, रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, यस सर, एक मिनट रुकिए, असल में मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे कंक्लूड करके एक नया सेशन इनिशिएट करूँ। काइंडली बाकी जिन लोगों ने सवाल नहीं किया तो वो काइंडली सवाल आप लाइन अप कर लें, ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें इस सेशन का। ठीक है, मैं इसको क्लोज करके नए सेशन में ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।